Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is about digital war going on in between US and China. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially from the subtopic effects of policies and politics of developed and developing countries on India's interest. सबसे पहले briefly समझते हैं what is digital war. Digital war is a situation in which two rival countries try to put a restriction on digital service providers from each other country. जब दो कंट्री हम कहते हैं कि वो डिजिटल वॉर में इंगेज हो रही हैं तो उसमें वो सबसे पहले यही कोशिश करती हैं कि जो सामने वाली कंट्री है उसके डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उनको लिमिट किया जाए. देखो, टुडेज वर्ल्ड इज ऑफ डिजिटल एज. तो आज के टाइम में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करता है, आप समझो कि वो पूरे दुनिया भर में जो इन्फॉर्मेशन से स्प्रेड हो रहे हैं, जो कम्युनिकेशन स्प्रेड हो रहे हैं, जो डाटा जनरेट हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करता है. तो आज के टाइम में अगर आप कहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेपन है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. और इस कारण से दुनिया की जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो हमेशा चाहती हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपना कंट्रोल जमाया जाए. बिकॉज द ऑब्जेक्टिव एज ए सेड इज़ to have control over digital platforms which are main source of communication and information. जिसकी जितनी ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कंट्रोल होगी, आप समझो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतने सारे डाटा जनरेट होते रहते हैं, उन डाटास उस पर्टिकुलर कंट्री के पास जाती रहेगी और वो कंट्री उस डाटा का अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकती है. तो आज के टाइम में जो भी पावरफुल कंट्री है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उसके कंट्रोल में हों. और इसी कारण से जब चाइना का राइज होना शुरू हुआ और जब चाइना बाय 2010 चाइना स्टार्टेड टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ यूएस, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंग जो चाइना ने किया वो था यूएस की जो डिजिटल जाइंट कंपनियां हैं जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल, इनको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया, इन पे बैन लगाना शुरू कर दिया. और इसी कारण से चाइना को कभी कभार हम लोग कहते हैं चाइना इज़ हैविंग अ ग्रेट फायर वॉल. चाइना इज़ नोन फॉर इट्स ग्रेट वॉल, वो तो आप जानते ही हैं, जो उसके कंट्री में बिल्ड किया गया था इन ऑर्डर टू अवॉइड इंट्रूजन ऑफ फॉरेनर्स. वैसे ही आज के टाइम में जो मॉडर्न चाइना है वो ग्रेट फायर वॉल बिल्ड कर रहा है जिससे कि ये जो डिजिटल कंपनियां हैं उसके कंट्री में ना घुस पाएँ. चाइना की काफ़ी हिस्ट्री रही है. ये डिजिटल वॉर चाइना ने तभी स्टार्ट कर दिया था 2009 में ही, जब उसने फेसबुक, ट्विटर, गूगल इन सब पे बैन कर दिया था. और कई सारे अप्रोचेज हैं जिससे वो इन सारे कंट्रीज़ को, इन सारे कंपनीज़ को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने कंट्री में रन करने नहीं देता है. फॉर एग्जांपल वेबसाइट ब्लॉकिंग कर देता है, कीवर्ड्स की फ़िल्टरिंग होने नहीं देता, सोशल मीडिया सेंसरिंग कर देता है. तो इस तरीके से इन सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वो चाइना रेस्ट्रिक्ट करता है अपने देश में और इनका ऑल्टरनेटिव अपने कंट्री में वो फिर रन करता है. तो जिस तरह से गूगल है, हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव चाइना के अंदर, चाइनीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो चाइनीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल वेबो है और इस तरह से चीज़ें. फेसबुक जिस तरह से हम यूज करते हैं वो यूएस की कंपनी है लेकिन वो चाइना में नहीं चलती, तो उसके जगह पे वो वेबो यूज करते हैं. सो लाइकवाइज चाइना हैज़ क्रिएटेड ए ग्रेट फायर वॉल. तो चाइना ने अपने तरफ से तो डिजिटल वॉर 2009 में ही स्टार्ट कर दिया था. मैं ये आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन अब रेस्पॉन्ड करना शुरू किया है यूएस ने हाल फिलहाल में. अब यूएस ने भी चाइनीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किया है. एंड दैट इज़ वाई दिस आर्टिकल सेज कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड वॉर स्टार्टेड बिटवीन द यूएस एंड चाइना, देन दैट टर्न इनटू करेंसी वॉर. और अब ये जो दो मेजर सुपर पावर्स हैं दे आर इंगेज्ड इनटू अनदर काइंड ऑफ वॉर नोन एज डिजिटल वॉर. चाइना तो ऑलरेडी कई सारे डिजिटल सर्विसेज पे रिस्ट्रिक्शन लगा चुका था एंड दैट इज़ व्हाट इट वाज नोन एज ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना. लेकिन अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू किया. और कुछ हाल फिलहाल के एग्जांपल्स देखें, देन वी विल फाइंड दैट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नाउ इंगेजिंग इनटू डिजिटल वॉर अगेंस्ट चाइना. फॉर एग्जांपल पिछले महीने ही इनफैक्ट इन द मंथ ऑफ मे 2020 यूएस ने बैन कर दिया था चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनीज हुआई एंड जेडटीई को फ्रॉम प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विस इन यूएस.
उसके अलावा उस पर सेमीकंडक्टर बैन भी लगाया गया था। मतलब कोई भी दूसरी कंपनी इन चाइनीज़ कंपनी को, हुआई और जेटी को सेमीकंडक्टर नहीं बेच सकती। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं यूएस ने हुआई के ऊपर कि हुआई का एक तरह से अब फंक्शन कर पाना, ऑपरेशनल रह पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। एंड हुआई इज़ द टॉप मोस्ट लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, आईटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर ऑफ चाइना। तो इस तरह से अब यूएस भी रिस्पॉन्ड कर रहा है अगेंस्ट चाइनाज डिजिटल वॉर। हाल फिलहाल का अब जो करंट न्यूज़ है देखते हैं, जिसके बेसिस पे ये आर्टिकल आया है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब फैसला लिया है कि टिकटॉक पे भी बैन लगाया जाएगा बाई 15 सितंबर। तो अभी बैन लगाया नहीं गया है, लेकिन आने वाले 45 डेज में बैन कर दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑप्शन दिया है टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म टिकटॉक को यूएस की जो डिजिटल कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट उसको बेच दें, अदरवाइज 15 सितंबर को वैसे भी यूएस के अंदर टिकटॉक पे बैन लगा दिया जाएगा। तो अब टिकटॉक और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में नेगोशिएशन चल रही है एंड मोर और लेस इट इज़ फाइनल कि टिकटॉक अपना जो भी एसेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएस के अंदर, वो सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट को बेच करके निकल आएगा यूएस से। क्योंकि वैसे भी अब 15 सितंबर तक अगर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो वैसे भी टिकटॉक के फंक्शनिंग पे बैन लग जाएगा यूएस के अंदर। सो जरा देखते हैं कि आखिर यूएस ने क्या जस्टिफिकेशन दिए हैं बिहाइंड सच बैन्स। हाल फिलहाल में हुआई पे बैन लगा, जेटी पे लगा, अब टिकटॉक पे लग रहा है। तो यूएस ने जस्टिफिकेशन क्या दिया है? द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सेज दैट दीज चाइनीज टेक फर्म्स आर इंगेज इन स्पाइनेज। ये स्पाइंग एक्टिविटी करती हैं, डेटा चुराती हैं। यूएस का ऐसा कहना है जो सीक्रेट डेटा है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है यूएस कंपनीज की, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, वो चुरा करके ये चाइनीज़ गवर्नमेंट को देती हैं, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है। और यूएस ने इन्वोक किया है स्पेशल लॉ मेड बाय चाइना इन 2017 जिसका नाम है द नेशनल इंटेलिजेंस लॉ ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2017। तो चाइना जब से ये लॉ लेकर के आया है तब से बाकी दुनिया के कंट्रीज थोड़े से कॉशस हो गए हैं अगेंस्ट चाइना। और ये जो करंट टाइम्स में बैन लग रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं चाइनीज़ फर्म्स के ऊपर, ये इसी लॉ का आउटकम है। आप देखो इस लॉ में चाइना ने क्या कहा है, दैट ऑल टेक कंपनीज दैट आर बेस्ड इन चाइना और हैविंग चाइनीज़ ओनरशिप, या तो चाइना की कंपनी हो या उसका ओनर वो चाइना को हो, वो सारी कंपनियां जो भी डाटा वो कलेक्ट करती हैं वो सारा डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगी इफ़ चाइनीज़ गवर्नमेंट आस्क इट फॉर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल टेक कंपनीज आर बेस्ड इन चाइना और हैव चाइनीज ओनरशिप आर मैंडेटेड टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन विद द चाइनीज गवर्नमेंट इफ आस्क्ड फॉर। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब चाइना की कोई भी टेक कंपनी है, मान लो टिकटॉक ही है, उस पर जो भी डाटा हम शेयर कर रहे हैं, अगर चाइनीज सरकार चाहे तो वो सारा का सारा डेटा वो एक्सेस कर सकती है। और इसी लॉ के कारण भारत सरकार ने भी इसी लॉ को बताते हुए, इन्वोक करते हुए, भारत सरकार ने भी, आपको याद होगा, मई मंथ के अंदर 59 चाइनीज़ ऐप को इंडिया में बैन कर दिया था। और इसी लॉ को इन्वोक करते हुए, इसी लॉ को रिस्पॉन्सिबल बताते हुए यूएस भी कई सारे चाइनीज़ टेक ऐप्स को अब अपने ज्यूरिडिक्शन में बैन कर रहा है। अब जरा देखते हैं अंत में इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में कैसा सवाल पूछा जा सकता है। हमारे एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम द ऑन गोइंग डिजिटल वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो देखो, चाइनीज फर्म्स आर नाउ बीइंग पुट अंडर रिस्ट्रिक्शन एंड दिस रिस्ट्रिक्शन इज नॉट जस्ट बीइंग पुट बाय यूएस but it is also being put by its allies like यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा होगा, मैंने भी आपको बताया था कि यूएस के बाद अब यूके ने भी हुआई के ऊपर बैन लगा दिया है। तो 2027 के बाद हुआई 5G सर्विसेज यूके में नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो इस तरीके से बाकी जो यूएस की अलाइज कंट्रीज़ हैं वो सब भी अब चाइनीज़ फर्म्स पे बैन लगा रही हैं। तो इस कारण से हो क्या रहा है कि इंटरनेशनल जो टेक मार्केट है उसमें चाइनीज़ कंपनियों ने बहुत सारा स्पेस एक्वायर कर रखा था, पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा था अपार्ट फ्रॉम यूएस टेक कंपनीज। अब चाइनीज़ कंपनीज पे धीरे धीरे बैन जब लग रहा है, रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, तो नेचुरली एक स्पेस क्रिएट होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी कैश्ड इन ऑन बाय इंडियन टेक कंपनीज और इंडियन टेक कंपनीज का फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ सकती हैं। तो ये आपको अपने एग्जाम में आंसर में लिखना है। The next article is taken from national segment. It is about time capsules, what they contain and how they are installed and why. This topic
can be asked in our paper for science and technology point of view. It can also be asked in our paper to history segment में भी पूछा जा सकता है। तो जरा समझते हैं कि ये टाइम कैप्सूल है क्या। देखो, it is a container of any size or shape which accommodates documents, photos, artifacts typical of a current era and is buried underground for future generations to unearth. देखो, इस तरह का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटोज वगैरह रख दिए जाते हैं और उसके ऊपर डेट लिख दी जाती है इस तरह से, जैसे इस पर लिखा है 2020, मतलब इसको डेट लिख दी जाती है कि इसको इस ईयर से पहले नहीं खोलना है। टाइम कैप्सूल ओपन इन द ईयर 2020, इस तरह से कि एक डेट लिख दी जाती है और उसको फिर ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। और इससे होता क्या है कि हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। मान लो आपको आज के टाइम में अपने देश के बारे में बताना है, इसकी हिस्ट्री कल्चर के बारे में बताना है और आप चाहते हैं कि इसकी हिस्ट्री, इसकी कल्चर, इसका बैकग्राउंड आने वाले 1000 सालों बाद भी लोग जाने, तो उसके लिए इस टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। हिस्ट्री, कल्चर, बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन आप आने वाले जनरेशन को पास करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप इस टाइम कैप्सूल में डाल देते हैं और उसको फिर आप बरी कर देते हैं विद इन द ग्राउंड। तो आने वाला जनरेशन जब उसको ये पढ़ेगा तो नेचुरली फिर हमारे बारे में वो समझेगा, हमारे कल्चर, हमारे हिस्ट्री, हमारे सिविलाइजेशन के बारे में वो समझेगा। इसमें कुछ स्पेशल तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है, स्पेशल तरह का फिर इसमें स्टील यूज होता है, एल्युमिनियम यूज होता है, क्योंकि हज़ार सालों तक हो सकता है कि अगर हम नॉर्मल मटेरियल यूज करें तो वो डिके कर जाए। उसके अलावा जिस पेपर पे हम सारे इंफॉर्मेशंस लिखते हैं, दैट पेपर हैज़ टू बी एसिड फ्री पेपर। तो ये है पर्पस टाइम कैप्सूल का। और जो सबसे पहला टाइम कैप्सूल हमें मिला था, दैट वाज फाउंड इन दिसंबर 2017, जब जीसस क्राइस्ट की एक स्टैचू से, दैट वाज इन स्पेन, वहाँ से एक हमें टाइम कैप्सूल मिला था, दैट बिलोंग टू ईयर 1777। तो ये सबसे पहला टाइम कैप्सूल है मॉडर्न एरा का, जिसमें हमने कोई टाइम कैप्सूल को निकाल करके और हिस्ट्री जानने की कोशिश की है। देखो, यूएस के अंदर एक सोसाइटी है जो पर्टिकुलरली इस टाइम कैप्सूल के फील्ड में काम करती है। उस सोसाइटी का नाम है द इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी, और उसके हिसाब से पूरे दुनिया भर में अभी के टाइम में लगभग 10,000 से 15,000 तक टाइम कैप्सूल हैं जो ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं। अब जरा देखते हैं कि इंडिया के अंदर कितने टाइम कैप्सूल हैं जो हम जानते हैं। वैसे तो कई सारे टाइम कैप्सूल हैं जो हमें पता ही नहीं होगा, ज़मीन के अंदर गड़े होंगे। कुछ हाल फिलहाल के रिसेंट एग्जांपल्स ऑफ टाइम कैप्सूल, तो देखो 1972 में मिसेस इंदिरा गांधी, हु वाज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक टाइम कैप्सूल दफनाया था, बरी किया था नियर रेड फोर्ट, और इसके ऊपर 1000 साल बाद की डेट लिखी हुई थी। मतलब दिस वाज नॉट टू बी ओपन बिफोर 1000 ईयर्स। लेकिन जैसे ही 1977 में इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई, इमरजेंसी के बाद, आपको पता है इंदिरा गांधी जी खुद भी इलेक्शन हार गई थी और शी वाज नो लॉन्गर प्राइम मिनिस्टर, जनता पार्टी की सरकार आई थी पावर में और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो जनता पार्टी की सरकार ने फैसला लिया कि इस टाइम कैप्सूल को एक्सकेवेट किया जाए। तो वैसे तो इसका टाइम था 1000 साल, लेकिन इसको 5 साल बाद ही निकाला गया 1977 में। इसके अंदर का इन्फॉर्मेशन भी उस टाइम की सरकार ने देखा, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया गया। तो हमें नहीं पता कि इस टाइम कैप्सूल के अंदर एग्जैक्टली क्या इंदिरा गांधी जी ने बरी करने की कोशिश की थी। उसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं टाइम कैप्सूल के। फॉर एग्जाम्पल 2010 में प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, उस टाइम की जो प्रेसिडेंट थी हमारी, उन्होंने IIT कानपुर के कैंपस में IIT कानपुर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस का एक टाइम कैप्सूल बरी किया था। तो कई सारी चीज़ें थी, जैसे कि उसमें IIT कानपुर का मैप था, एरियल रिपोर्ट था, हॉस्टल मेस का मेन्यू था, ब्लेजर क्रैश थे, DVD ऑफ अ फिल्म ऑन IIT कानपुर, ये सारी चीज़ें उस टाइम कैप्सूल में थी जिसको बरी किया गया था। उसके अलावा कई सारे हैं। 2014 में देयर वाज अ टाइम कैप्सूल ऑफ द अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन इन मुंबई। तो कई सारे इस तरह के टाइम कैप्सूल हमारे देश में बरी किए गए हैं हाल फिलहाल में। अब करेंट न्यूज़ देखते हैं। तो प्रेजेंट न्यूज़ तो आपको एक बात तो पता ही होगी कि कल राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है अयोध्या के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी देयर, और इस दौरान एक टाइम कैप्सूल प्लेस किया जाएगा लगभग 2000 फीट नीचे नियर द अयोध्या टेम्पल साइट। और इस टाइम कैप्सूल के अंदर कुछ एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे जो एसिड फ्री पेपर में लिखे गए हैं, जो 1000 साल बाद तक भी वैसे के वैसे रहेंगे। और इन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे इंफॉर्मेशंस लिखी गई है जिसके बेसिस पे फ्यूचर में कभी
भगवान राम के जन्मभूमि पे या इस अयोध्या के इस साइट के ऊपर कोई डिस्प्यूट ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए ये टाइम कैप्सूल कल अंडरग्राउंड डाला जाएगा अबाउट 2000 फीट बीनीथ। The next article is taken from economy segment. It is about International Financial Service Center. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है क्या, तब इससे रिलेटेड हम न्यूज़ समझेंगे। तो देखो, it offers a business and regulatory environment that is comparable to other leading international financial centers in the world like London and Singapore. And IFSC are intended to provide Indian corporates with easier access to global financial market and complement and promote further development and financial market in India. And India's first international financial service center is in Gift City in Gandhinagar. अब इस चीज़ को समझते हैं, इसका ये तो मैंने बेसिक डेफिनेशन दे दिया जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन सरल शब्दों में समझते हैं कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर करता क्या है। देखो, ये हमारा देश भारत, इसमें मैंने आपको बताया कि गांधीनगर के अंदर एक गिफ्ट सिटी है और गिफ्ट सिटी के अंदर हमारे देश का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया गया है। तो देखो, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का काम क्या है समझते हैं। कोई भी फॉरेन की हमारी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, कोई फॉरेन की बैंक हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकती है, कुछ भी है, जैसे बार्कले का एग्जांपल ले लो। अब ये सारी जो हमारी फॉरेन की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सब लंदन में काफ़ी सारी हैं, सिंगापुर में हैं, हांगकांग में। इसी कारण से इन सारे सेंटर्स को, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग को माना जाता है एज फाइनेंशियल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम भी अपने देश में फाइनेंशियल सेंटर्स डेवलप करना चाहते हैं कि हमारे देश में भी बाहर की फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनियां आकर के बिजनेस करें। तो इस कारण से हमने ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया है, पहला गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर, गांधीनगर के अंदर। तो इससे होगा क्या कि ये अगर मान लो कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, फॉर एग्जांपल बार्कले, तो वो इंडिया में आकर के आराम से इस जगह पे अपना बिजनेस, अपना ऑफिस खोल सकती है, बिजनेस कर सकती है विदाउट मच रेगुलेशन। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि कोई भी नई कंपनी खोलने के लिए, खासकर कोई बाहर की कंपनी अगर आकर के इंडिया में खुलना चाहती है, तो कई सारे नॉर्म्स होते हैं, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं जो लेने पड़ते हैं। इस केस में अगर कोई कंपनी, कोई फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की कंपनी आकर के यहाँ अपना सेंटर खोलना चाहती है, गिफ्ट सिटी के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में खोलना चाहती है, तो उस पर बहुत सारा लिबरलाइज तरीके से उसको ऑपरेशन करने दिया जाएगा विदाउट मच रेगुलेशन। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि हमारा जो गिफ्ट सिटी है गुजरात का, उसके अंदर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वहाँ पे बाहर से कई सारी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी आकर के इन्वेस्ट करेंगी। बार्कलेज हो गया, स्टैनले हो गया, इस तरह के कंपनियां आएंगी, गोल्डमैन सैक्स हो गया। तो ये सब जब आएंगी तो धीरे धीरे हमारे देश के अंदर भी एक बढ़िया फाइनेंशियल सेंटर डेवलप होगा इंटरनेशनल लेवल का। और जो हमारे देश के कॉरपोरेट्स हैं, रिलायंस, टाटा, इनको फॉरेन मार्केट में जाकर के लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने देश में ही इन सारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से लोन ले सकते हैं। दैट इज़ द पर्पस। So the purpose is to provide Indian corporates an easier access to the global financial market. अब रिसेंट न्यूज़ देखते हैं रिगार्डिंग आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से रिलेटेड। तो देखो, भारत सरकार ने इस साल एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसका पर्पस रहेगा कि इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के अंदर जो भी बेसिक फंक्शंस हैं उसको थोड़ा रेगुलेट करें। तो इसके लिए भारत सरकार ने कानून पास किया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द इंडियन पार्लियामेंट, और उसके हिसाब से अथॉरिटी बनाई गई है जिसका पर्पस है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के अंदर जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि सर्विस ऑफ सिक्योरिटी, डिपॉजिट, कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस या बाकी फाइनेंशियल सर्विस, उन सबको मोटा मोटा रेगुलेट करें। वैसे तो आपको पता है जैसे कि स्टॉक मार्केट में कौन रेगुलेट करता है, सेबी, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेट करता है आरबीआई। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है आईएफएससी, ये भी तो एक तरह से स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ही आता है। तो जो सर्विसेज आरबीआई अप्रूव कर देगा, सेबी अप्रूव कर देगा, उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए एक लोकल लेवल पे अथॉरिटी बनाई गई है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसके टोटल 9 मेंबर्स होंगे। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। ये तो अथॉरिटी बना दी गई थी मार्च महीने के अंदर ही, ये लॉ पास करके मार्च महीने में अथॉरिटी बना दी गई थी, उसके अंदर 9 मेंबर्स। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि इस अथॉरिटी ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है
वो 7 मेंबर की कमेटी है, 7 मेंबर कमेटी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि एक रिपोर्ट प्रिपेयर करे ऑन द बेसिस ऑफ विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को हम डेवलप कर सकें इंटरनेशनल लेवल पे। देखो हुआ क्या है कि हमने 2015 से ही ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक जो हमारी उम्मीद थी कि हम लोग सिंगापुर, हांगकांग की तरह अपना ये गिफ्ट सिटी को डेवलप कर पाएंगे, वैसा ये हो नहीं पाया है। इस पर्पस से ये 7 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि आखिर हम और क्या क्या कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा ये जो गिफ्ट सिटी सेंटर है, जहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, उसको हम इंटरनेशनल लेवल का बना सकें। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना. दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं. इस स्कीम के अंदर 2 कंपोनेंट हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये शहरी क्षेत्रों के लिए है, एंड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये रूरल एरियाज़ के लिए. एंड इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. मतलब इसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेंगे. अब सबसे पहले जो पहला कंपोनेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरी क्षेत्रों के लिए, उसको समझते हैं. तो देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसका थीम है या मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022. और इस स्कीम के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं या लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको भारत सरकार मदद करेगी कि वो अपना घर बना सके. और इसके हिसाब से, इस स्कीम के हिसाब से, इन लोगों को जो इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनको 1 लाख से लेकर के 2.3 लाख रुपीज़ तक का वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा. मतलब एक बार पैसा दे दिया जाएगा बिना किसी इंटरेस्ट के. उसके ऊपर से ये सारे लोग जो इसके अंदर बेनिफिशियरी की तरह रजिस्टर्ड हैं, वो बैंक से लोन ले सकते हैं एट सब्सिडाइज्ड रेट, और उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी ऑफ 6.5%. तो इसका मतलब समझते हैं. देखो, एक बार में तो 1 लाख से 2.3 लाख रुपीज़ तक दे दिया जाएगा इन सारे बेनिफिशियरीज को. उसके अलावा ये होम लोन ले सकते हैं सस्ते दामों पे, जिनका भी नाम इस स्कीम के अंदर बेनिफिशियरी में. तो होम लोन में इनको सब्सिडी मिलेगी. सब्सिडी का मतलब जरा समझते हैं. देखो, नॉर्मल हम और आप जो इस बेनिफिशियरी लिस्ट में अगर मान लो नहीं है, तो हम होम लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो हमें मान लो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा 10%. इनको सब्सिडी मिल रही है 6.5% की. मतलब इनको सिर्फ 3.5% ही इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा. 6.5% इंटरेस्ट भारत सरकार पे करेगी इनके बिहाफ पे. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 6.5% ऑन हाउसिंग लोन्स. अब जरा देखते हैं इसका जो दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. और ये स्कीम पहले से चल रही थी हमारे देश में. इस स्कीम का पहले नाम था इंदिरा आवास योजना, उसको रीस्ट्रक्चर करके नाम दे दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. इसका टारगेट सिंपल है कि जो लोग भी हाउसलेस लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में जो भी हाउसलेस लोग हैं, उनको एक बेसिक पक्का मकान बना करके दिया जाए बाय 2022. अब करंट न्यूज़ देखते हैं. तो देखो, करंट न्यूज़ ये कह रहा है कि असम के अंदर पिछले 2 सालों में 3 लाख से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेगमेंट के अंदर घर बने हैं. और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि इस साल जनवरी महीने से लेकर के अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा घर बन चुके हैं. और फिर इसी आर्टिकल में बोला गया है कि भारत सरकार की ये कुछ एक स्कीम्स हैं जिनको कोविड-19 और उसके कारण जो लॉकडाउन हुआ उससे फ़ायदा हुआ है. उसमें है प्रधानमंत्री आवास योजना. इसको कैसे फ़ायदा हुआ है जरा सा ये समझो. कई सारे वर्कर्स लोग जो बाहर जाकर के अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे थे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम से, वो वापस लौट आए हैं असम में. तो वर्कर्स की सरप्लस हो गई हमारे स्टेट असम में. और जब वर्कर्स की सरप्लस हो गई तो इस कारण से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर काफ़ी सारे घर बनाए गए हैं आफ्टर लॉकडाउन. तो ये एक ऐसा स्कीम है जिसको कोविड-19 के लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ और ये स्कीम और बेहतर इम्प्लीमेंट हो पा रहा है. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 593 to 595. Topic number 593 is planets. Planets are orphaned moons that have escaped the bonds of their parent planet and start orbiting their stars instead. The planets could help explain some bizarre explanatory features and can provide details on planet formation processes. Please attempt this question that is based on topic number 593. Topic number 594 is Global Consortium for Digital Currency. The World Economic Forum recently announced the first global consortium focused on designing a framework for the governance of digital currency, including stable coins. The Global Consortium for Digital Currency Governance will aim to increase access to the financial system through innovative policy solutions that are inclusive and interoperable. Please attempt this question that is based on topic number 594.
Topic number 595 is about Intellectual Property Appellate Board. It was established under Section 83 of Trademarks Act. It was constituted in 2003 to hear appeals against decisions of registrar under the Trademarks Act of 1999 and Geographical Indicators of Goods Act of 1999. The Intellectual Property Appellate Board comprises a chairman who is a retired judge of High Court and vice chairman. In addition, there are 3 technical members, one for patent and one for trademark, and the third member hears the case based on nature of the dispute. Please attempt this question that is based on topic number 595. This is the answer of question number 590 to 592 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.